हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यह हमारा 12th का पार्ट 1 है। तो आज हम देखेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत हम देखेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, टेरिटरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, सेवाएं हो गई, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ जैसे होता है कि चतुर्थक के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा हम उसको देखेंगे। तो देखेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक शुरुआत की गई है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप एक पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय लेने के लिए हम वकील के पास जाते हैं। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस भुगतान होने पर सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि पैसे देने पर वो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियाकलाप प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम व्यवसाय में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। अब देखते हैं तृतीय क्रियाकलापों सॉरी तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जो तृतीयक सेक्टर होता है उसमें उत्पादन भी शामिल होता है, विनिमय भी शामिल होता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत हम देखेंगे, उसमें देखेंगे व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका प्रयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। देखते हैं कि सम्मिलित होती है। एक नल साज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि तृतीय प्रकार। तो आप अब जान गए होंगे कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं। बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं, वह अध्ययन करने के लिए अध्यापकों व रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है। तो ये जो हमारी है, चाहे उसमें व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार और सेवाएं, यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आते हैं अब देखिए व्यापार और वाणिज्य। अब आगे देखते हैं हम व्यापार और वाणिज्य।
व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और संवितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यवसायिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। जहाँ पे जो ग्रामीण वस्तुएं होती है, सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है कि सब्जियों का यहाँ पे देखिए थोक बाजार लगा हुआ है। सब्जियों का थोक बाजार लगा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, जहां परिग्रामी क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकताओं को मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। बाजार निश्चित तिथि पर दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और विस्तृत क्षेत्र की सेवा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बाजार आश्वासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का पशु चिकित्सक आदि होते हैं। दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं, नगरीय बाजार केंद्रों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका में डिब्बा बंद आहार बाजार। यहाँ पे जो डिब्बा बंद खाने वाली चीजें हैं, वहां पे उसकी मार्केट है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं फुटकर व्यापार, फुटकर ट्रेड। ये व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। यह सब कुछ फुटकर व्यापार के उदाहरण है। तो यह सब देख लेते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है एक कोष्टक में कि भंडारों पर सामग्री। तो भंडारों पर सामग्री फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभिन्न प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। अब देखते हैं श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार में क्या होता है? तो श्रृंखला भंडार के अंतर्गत अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। अब यहाँ पे देखिए थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? जो सामान होलसेल में मिलती है। तो थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं ने सीधी खरीद करते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो यह हो गया हमारा थोक व्यापार, थोक ट्रेड, होलसेल ट्रेड। अब देखते हैं परिवहन।
परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु मानव निर्मित एवं संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। तो परिवहन की दूरी किलोमीटर अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। तो परिवहन के साधन चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकालीन रेखाएं खींची जाती हैं। अब देखिए जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु तक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उन्हें हम योजक कहते हैं। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होता है, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होता है, परिवहन की मांग उतनी अधिक होती है। नगरों, कस्बों और गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों मुद्रा मार्ग पर निर्भर करती है। अब देखते हैं संचार क्या होता है। कम्युनिकेशन, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखक के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। ये वास्तव में हाथ वस्तुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जो परिवहन के सभी रूप होते हैं उनको हम संचार पथ कहते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्यपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रही है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरसंचार। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसे संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताह से मिनटों में घट गया और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कूट और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी हुआ नहीं था और कभी देखी नहीं गई थी। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं के प्रसारण करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। अब देखते हैं सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण के स्वरूप अगर देखें तो परिवहन तंत्र हो गया। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे कि पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और कार्य चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से ये शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति करते हैं। अध्यापक, वकील और चिकित्सक, संगीतकार और अन्य
मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संघ विभाग ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनो मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी CBD के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम होगी। अब आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खान खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे देखिए मुंबई में डब्बा वाला सेवा, यहाँ पे चित्र दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तृतीय के क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन कौन से जुड़े हुए तृतीय क्रियाकलाप में। तो यहाँ पे आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक सेवा कर्मी सेवाओं में लगे हुए हैं। रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सेवा सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो आप ये बताइएगा कि जैसे यूएसए में 75% हो गया, तो अपने यहाँ जो इंडिया में है सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है परसेंटेज में, तो इसको आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि कितना है सेवा सेक्टर के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित है और अथवा घट रही है, यह कहा जा सकता है। सेकेंडरी और प्राइमरी जो एक्टिविटीज है उसमें जो है कि लोगों का जुड़ाव या फिर कोई चीजें कम होती जा रही हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए एक वो दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, फ्रेम, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेवा सेक्टर दिया गया है। यहाँ पे देखिए सेवा सेक्टर, उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप, उसके बाद दिया है कि चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। तो हम अगर तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य, और उसके बाद देखेंगे परिवहन, संचार, सेवाएं। अगर सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत अगर देखें तो थोक व्यापार है, फुटकर व्यापार है। उसके बाद अगर थोक व्यापार के अंतर्गत देखें तो नगरीय आपूर्ति घर, दूसरा है कि ग्रामीण मंडियां, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम फुटकर व्यापार के अंतर्गत देखें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। फुटकर व्यापार के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण, और अगर हम नगरीय के अंतर्गत देखें तो श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर जिसमें दूरभाष और इंटरनेट शामिल है, और सुलभ बाजार केंद्र और लोक वितरण योजना। और ग्रामीण के अंतर्गत देखें तो आवधिक बाजार जैसे हाट होता है, भंडार, फेरी, लोक वितरण स्कीम, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ग्रामीण के अंतर्गत। अब उसके बाद हम देखते हैं परिवहन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल, वायु, आंतरिक, अगर हम जल के अंतर्गत आंतरिक, और महासागरी के अंतर्गत देखेंगे यात्री सेवा, माल सेवा।
तो इस तरीके से परिवहन के बारे में हम देख लिए। अब देखते हैं संचार। संचार के अंतर्गत हम देखेंगे परिवहन के साधन, दूसरा देखेंगे दूर संचार, तीसरा है कि दृश्य श्रव्य। वहां पे अगर दूर संचार के आधार पर देखें तो दूर संचार के अंतर्गत भू लाइन, मोबाइल, और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, ये सब आते हैं। अगर हम मीडिया के अंतर्गत देखें तो क्या क्या आते हैं? मीडिया के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, यह मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पे हम इसको देख लिए। अब हम चलते हैं सेवाएं सेवाएं क्षेत्र में। सेवाओं के क्षेत्र में सेवा सेक्टर के अंतर्गत आती है मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यवसायिक। अगर व्यक्तिगत और व्यवसायिक के अंतर्गत देखें तो व्यक्तिगत हो गया, सरकारी हो गया, और गैर सरकारी संगठन हो गए, यह सब आते हैं व्यक्तिगत और व्यवसायिक के अंतर्गत। अब हम देखते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। अभी तक जो हम देख रहे थे वह तृतीयक क्रियाकलाप था, तो इसको आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तृतीयक क्रियाकलाप यानी तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो इसको याद कर लीजिएगा। प्राइमरी के अंतर्गत, द्वितीयक के अंतर्गत, इसको जो है कि चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। एक चैप्टर ही है प्राइमरी सेक्टर और दूसरा है कि प्राइमरी द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार, और सूचना अधिकार और अनुसंधान एवं विकास आधारित, यह चतुर्थ के अंतर्गत आता है। अगर हम पंचम देखें, पंचम क्रियाकलाप जो है तो विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, तो यह सब आते हैं पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं हम डायग्राम को। तो जैसा कि हम सब ने देख लिया, अब इसके बाद जो जैसे कुछ यहाँ पे दिया चयनित उदाहरण जो हो गया, और उसके बाद जो चतुर्थक अंतर्गत जो चतुर्थ जो सेक्टर है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसको हम देखेंगे अब अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तो थैंक यू सो मच।